बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 1 to 5 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने जो है प्राइमरी टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। तो अगर कोई स्टूडेंट नया आए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर लीजिए। समय काफ़ी कम है फ्रेंड्स, ऐसे में जो है आपको दिन ब दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में नो डाउट इस बार जो है आपका कंपटीशन टफ होने वाला है। और जैसा कि आपने देखा कि अभी जो हाल फिलहाल में आपका बीपीएससी हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो है फ्रेंड्स मॉडरेट टू टफ ही पूछे गए थे। तो ऐसे में आप बीपीएससी को एकदम सीरियसली लीजिए, बीपीएससी के एग्ज़ाम को। और जितने भी आपके पास समय बचा हुआ है, जितने भी दिन, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें। प्लस जो है बस अभी फोकस उतना ही कीजिए इस चीज़ों पर जितना कि रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा चीज़ों को मत देखिए, क्योंकि आजकल मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आ गए हैं आपको इधर उधर भटकाने के लिए। लेकिन फोकस बस ऑथेंटिक चीज़ों पर ही करें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ऐसे से इन सब चीज़ों से फ्रेंड्स आपको बचना है और बस फोकस्ड रहना है अपने पढ़ाई को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। और मैं जो भी क्वेश्चंस लाती हूँ फ्रेंड्स बीपीएससी को एकदम जो है, अब बीपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछती है, आप देख लीजिए मेरे वीडियोस में कि आपको कोई भी क्वेश्चंस जो है ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे जो बीपीएससी का कभी पलड़ा ही ना पड़ा हो। इन सब क्वेश्चन से हमेशा कभी मतलब ऐसा ही है कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या उसकी संभावना होती है। तो आप विश्वास करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको देखिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। प्लस फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको पोस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करवाए जाते हैं जो बीपीएससी पूछ चुकी है। तो प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस को भी जो है आप सॉल्व कीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था, आपको यह बताना है। तो जो महात्मा गांधी जी थे बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम MS राजपुताना था। SS राजपुताना था, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आप अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर जो उसका आप देखेंगे बीपीएससी को, तो यहाँ से भी ये जो सवाल है आपको दिखाई देगा। तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चंस को एकदम सीरियसली देख लीजिए और आंसर को भी जो है रट सा लीजिए, क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बस कांग्रेस की तरफ से एक ही बार प्रतिनिधित्व किया गया था। जैसे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उसमें सिर्फ एक ही बार किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस कांग्रेस की तरफ से किसे भेजा गया था, महात्मा गांधी जी को। और पूछ रहा है कि इस जिस जहाज में गए थे उनका नाम क्या है, तो SS राजपुताना। तो ऑप्शन ए इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। डिटेल में डिस्कशन करना काफ़ी जो है कठिन हो रहा है अभी, क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, टाइम मेरे पास भी कम रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर 30 या 40 मिनट्स का एक वीडियो बन जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइम स्पीड को आप अपने मोबाइल से जो है मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो मैक्सिमम कितना उम्र को जो है डिसाइड किया गया था, जो सिविल मैरिज एक्ट था, तो इसमें किया गया था आपका 14 वर्ष। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1946 के नौसैनिक विद्रोह में बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था। यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड सवाल है, याद रखिएगा। और जिस चीज़ के लिए जो 1946 का नौसैनिक विद्रोह हुआ था और उसमें जो बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था या तैयार किया गया था या मनाया गया था, तो यह क्या था आपके जिन्ना और पटेल ने। किसने, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखना है आपको। यह जो है आपका जिन्ना और पटेल की आलोचना भी इसके कारण की गई थी, जिसके जवाब में पटेल ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में भी सेना की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर किसकी टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्रवाई के लिए हिंदू और मुसलमानों का एक होना अपवित्र बात है।
तो यह कथन जो है आपका गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नौसैनिक विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी की टिप्पणी थी कि हिंसात्मक कार्यवाही के लिए जो है हिंदू और मुसलमान का एक होना अपवित्र बात है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के सवालों। निम्न में किस संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो यह कौन सा आपका अधिनियम है? तो यह अधिनियम है आपका संशोधन अधिनियम 1781 को जो है बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से हम जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया गया था? तो यह रद्द किया था फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन ने। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसे रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था और रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही जो है सन 1881 में प्रथम बार कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। यह भी सवाल आपको देखने को मिलता है। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किसने किया था, आपको यह बताना है। तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जॉन रस्किन की जो पुस्तक है ऑन टू द लास्ट पुस्तक का अनुवाद 1908 में गांधी जी ने किया था और इसमें जो है आपका सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था, उल्लेख किया गया था। तो याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। निम्न में कौन गुंडेम रंपा विद्रोह से संबंधित थे? आपको बताना है। तो यह जो है अल्लारू सीताराम राजू ये जो थे गुंडेम रंपा विद्रोह से संबंध रखते थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू यह हो जाएंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विद्रोह जो है आपके आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखना है आपको। आदिवासियों का यह विद्रोह जो था साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानून का उल्लंघन और सूदखोरी तथा बेगारी के विरुद्ध था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब आने वाले सवालों को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल है का प्रावधान किया गया है? तो किस में किया गया है? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 16 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। जो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत अवसरों की समानता में नागरिक के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है? तो समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना 39A में कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी हैं, याद रखना है आपको क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। किस अनुच्छेद में विस्तार करते हैं यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 में जो है इसका विस्तार दिया गया है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 49 है आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है, स्मारकों कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की जो है रक्षा करता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है? तो यह जो हो जाएगा आपका वेम्बानद झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है और यह केरल में स्थित एक लेगून झील है। तो याद रखना है यह केरल की झील है और जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? तो वर्षा जल का सबसे उपयुक्त उपयोग जो है फ्रेंड्स यह हो जाएगा सिंचाई करने के लिए काम आता है। जो वर्षा जल संचयन एक तकनीक है जिसका उपयोग बारिश के पानी को इकट्ठा करके संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित जल ग्रहण क्षेत्रों जैसे कि छत, पहाड़ों, ढलानों, चट्टानी सतहों
या कृत्रिम रूप से मरम्मत की गई अभेद्य या अर्धविकृत सतहों से बहता है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है यह तापी हो जाएगी, या ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के स्थित मुल्ताई से होता है। याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो यह है आपका ऑप्शन ए व्यास नदी हो जाएगा। जो सिंधु नदी व्यास नदी की सहायक नदी है, और जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये अपने बिहार में अवस्थित है, सभी जानते होंगे बाढ़ में ही जो है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार कब भारत का एक अलग प्रदेश बना था? कब बना था? तो बिहार जो है अलग प्रदेश बनाया गया था फ्रेंड्स आपका 1912 ईस्वी को भारत का एक अलग प्रदेश के रूप में आया। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार विधिगत रूप से एक अलग प्रांत बना। और यह जो घोषणा की थी 1911 को बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए राजा जॉर्ज पंचम ने जो है दिल्ली दरबार में किया था इसकी घोषणा। तो याद रखना है। और प्रत्येक जो है हम 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रत्येक 22 मार्च को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यह, तो याद रखिएगा। बिहार के गया नगर में 1922 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। गया अधिवेशन के नाम से इसे हम जानते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी ये योजना जो है समय समय पर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 26 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 26 अक्टूबर 2019 को हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के माध्यम से पर्यावरण सुधार और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो है इसके आवेदकों को 75,000 रुपये तक की सब्सिडी भी देने का जो है प्रावधान किया है। तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? आपको यह बताना है। तो यह थे आपके महामाया प्रसाद सिन्हा जो है प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपके किया गया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे हाल ही में जो है सागर कवच का अभ्यास किया गया। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित जो है सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, देश के नए लोकपाल के रूप में जो है कौन नियुक्त हुए हैं? आपको यह बताना है। तो हाल ही में जो नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं यह हैं आपके A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अलग प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट है सवाल, हाल ही में भारत के सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाल ही में भारत में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट विकेट लेने वाले हैं अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड जो है रविचंद्रन अश्विन ने बनाया है। रविचंद्रन अश्विन ने बनाया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक हैं, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन, हेलोकार्बन या हीलियम। तो कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आएगा क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड भी है,
ब्रोमीन भी है, आपका हेलोकार्बन भी है। तो ये सभी होने के कारण उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सामान्यतः पौधे क्या करते हैं। तो सामान्यतः पौधे जो है फ्रेंड्स जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और मृदा अपरदन को जो है रोकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल का संरक्षण करते हैं, प्रदूषण का नियंत्रण करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है आपके श्वसन नलियों की एक सूजनकारी बीमारी होती है, जिसके कारण व्यक्ति को काफ़ी अत्यधिक खांसी होती है। तो याद रखना है आपको। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की थी या दी थी। तो यह संकल्पना जो दी थी यह आपके चार्ल्स एडल्टन ने दिया था। चार्ल्स एडल्टन ने दिया था। आगे देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है, आपको ऑप्शन देखकर बताना है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जो आपका राइबोजियम है, जो आपका है आपका राइबोजियम हो जाएगा, प्लस क्लोरोबियम हो जाएगा, प्लस जो है एजेटोबैक्टर। ये सभी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है जीवाणु माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे। सभी जीव जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन से तत्व होते हैं। तो आपको बताना है जंतु के लगभग 98% द्रव्यमान में कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो यह हो जाएगा आपका 6 तत्व। 6 में क्या होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम। तो ये कुल 6 तत्व हैं। तो आपको याद रखना है द्रव्यमान में ये मौजूद होते हैं 98% सभी जीवों में, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखेंगे। यदि हम लोलक को किसी द्रव्य से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा। तो इससे जो है लोलक शीघ्र ही रुक जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है कोई वस्तु नियत त्वरण कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा। तो सीधे समय के लिए समानुपातिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए। निम्न में कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज़ के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं हुए। तो कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन गलत है, आपको यह बताना है। तो ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, यह कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितनी कक्षाएं होती हैं। तो के, एल और एम जो है कक्षा मौजूद होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका आवर्त संख्या जितना होता है उतना ही कक्षा संख्या होता है। तो याद रखना है आपको। चलिए अगला सवाल है। निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है, आपको यह बताना है। तो इसमें अमोनियम फॉस्फेट जो है आपका अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, क्या होता है। तो यह हो जाएगा मीसोसोम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो आपको बताना है लीवर में यूरिया का जो संश्लेषण है किसके द्वारा होता है। तो यह हो जाएगा आपका ऑर्निथ्रिन चक्र द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑर्निथीन चक्र के द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल।
उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। तो यह थे आपके डेविड हेयर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो डच निवासी थे डेविड हेयर ने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में जो है राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। और राजा राम मोहन रॉय ने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से जो है 1870 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो यह थे हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन जो बी है इसका। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? आपको पता होगा जो मोपला विद्रोह है यह केरल में हुआ था और 1921 से 22 के वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह का नेतृत्व अली मुल मुसलियार ने किया था। अली मुल मुसलियार ने किया था, तो याद रखना है। कारण क्या था फ्रेंड्स? तो लगान की उच्च दर, नजराना एवं अन्य दमनकारी तरीके, राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध, ये सभी जो है मोपला विद्रोह के कारण थे जो कि केरल राज्य में हुआ था। आगे देखेंगे, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में की गई थी आपका। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, इसकी घोषणा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिपाही विद्रोह हुआ था तब जो गवर्नर जनरल थे यह लॉर्ड कैनिंग थे, काफ़ी फेमस था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यह अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहिब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो इनका जो है कहाँ महल था इसका? तो यह था आपका बिठूर में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, अनुच्छेदों का निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान की विशेषता से संबंधित है? तो आपातकाल का जो आपका संबंध रखता है यह अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो कौन सा अधिनियम करता है? तो यह भारत में जो है 1935 अधिनियम जो है 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट में है आपका, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो उनके द्वारा किया जा सकता है। आगे देख लीजिए, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो यह थे आपके फेबियन वेलिंगशॉसेन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कम से कम 21 वर्ष तो होना ही चाहिए। सवाल है आपका, निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट रिपीटेड। तो याद रखिएगा, कृषक मुख्य रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, इसे ही हम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था? तो 14.2% जो है आपका पॉपुलेशन जो है आपका मुस्लिमों का माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बात कर लिए अगर पूरे अनुसार अगर मुसलमानों की कुल जनसंख्या तो जो कि 17.22 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 14.2% माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? तो यह हो जाएगा आपका भेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपके न्यूजीलैंड में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? विषुव को, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को जो है माना जाता है, या सूर्य जो है उस दिन कर्क रेखा पर लंबवत होता है। चलिए
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों में अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा, मुद्रा का संचय करना आसान होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? तो यह 2022 में किया गया था। सवाल है, कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आपका AW, जो दर्शाता है AW। यह जो है अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को जो है दर्शाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है? तो यह है आपका पोलियो। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है आपको। तो यह हो जाएगा, वसूली फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति है। अगला सवाल, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गाँव में कौन सी पहल शुरू की है? तो यह आपका APAAR किया गया है। इसकी शुरुआत हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के दूरदराज के गाँव में जो है APAAR पहल शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक क्षेत्र ID है, याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जो पेस उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है आपका नासा के द्वारा। अगले सवाल में है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में जो है इसकी घोषणा की गई है। अगला सवाल है, करंट अफेयर्स के सवाल है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। 18 से 19 नवंबर 2024 तक G20 का आगामी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नवंबर में होने वाला है हाल ही में, तो याद रखिएगा इसकी जो मेज़बानी करने वाला है यह हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असैन्य का वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 2024 को। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेल करना है आपको, फिर जो है आपको कोड से मिलाकर आंसर भी बताना है। तो ओजोन क्षरण का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। CO2 न्यूनीकरण का हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। सतत विकास का हो जाएगा रियो समिट, और संकटकारी अपशिष्ट का हो जाएगा बेसल कन्वेंशन। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो यह होता है आइसलैंड में। नेक्स्ट है, अगर कचरा युक्त पानी को पिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी? तो इससे हमको टाइफाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र कोष की संपन्नता को कहते हैं? तो इसकी संपन्नता को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है? तो यह है आपका मलाई उतरा हुआ दूध। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में किसका सही सुमेल नहीं है आपको यह बताना है? तो यह हो जाएगा तृणमक्षी गौण उपभोक्ता। ऑप्शन जो C है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी जो है 60 सेंटीमीटर है। चश्मे के लेंस प्रयुक्त करने पर यह दूरी घटकर 12 सेंटीमीटर रह जाती है। लेंस की क्षमता क्या है आपको यह बताना है। तो यह जो हो जाएगा +20/3D डायोप्टर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक जो है n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन का कोण जो R हो तो sin I बटे sin R किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा n2/n1 के बराबर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर किसके आरोपण को मापने हेतु किया जाता है? तो इसे हम बल से मापते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें कौन सी गैस जो है इनर्ट गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स, फ्रीऑन गैस जो है यह इनर्ट गैस नहीं है, फ्री ऑन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो खौलते हुए द्रव्य अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब दूध या
जब हम किसी शीशे के बर्तन में जो है गर्म दूध या जल को डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि गर्म द्रव जो है अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। और कांच या शीशा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है, तो याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये रहा आज का सेशन में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको करवाया जा सका। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चला जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए भी जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।